नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपीएलटी हिंदी प्री एग्जाम के दृष्टिकोण से हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं। इस उम्मीद के साथ कि आगामी जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं, यूपीएलटी, जीआईसी, जीडीसी, उन सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये प्रैक्टिस सेट आपके मूल्यांकन के दृष्टिकोण से और आपके मनोबल को बढ़ाने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को याद है कि ये चैनल पहले आप सभी के सिलेबस के अनुसार सब्जेक्टिव तौर पर मटेरियल उपलब्ध कराया। बाद में कैसे आपको मूल्यांकन करना है, उसके हिसाब से हम प्रैक्टिस सेट लेकर आप सभी के सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि अभ्यास सेट ही होता है। ये बस उस सत्य के करीब आपको ले जाने का प्रयास करता है जो कि आप महीनों से पाने की कोशिश करते हैं, तैयारी करते हैं। तो इसको अभ्यास की तरह ही मानना है और जो भी प्रश्न आपके लिए नए दिखाई पड़े उनको नोट कर लेना है, जिससे कि हो सकता है कि ये प्रश्न परीक्षा में आ जाएं तो वहां पर आप गलती न करें। तो इसी उम्मीद से हम जुड़े हुए हैं और आप सभी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को काफी अच्छे से देखे हैं। कमेंट भी आप सभी का आया, अच्छा लगा। जब समर्पण हो तभी सफलता तक हम पहुंच सकते हैं। ये सारी चीजें हम लगातार आप सभी को बताते रहें। उसी प्रयास में, उसी कड़ी में हम चलते हैं। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि जब क्रम की दृष्टि से लोक एवं शास्त्र के कथित नियमों का उल्लंघन किया जाए तो कौन सा काव्य दोष होता है? ऑप्शन दिया गया दुष्क्रमत्व, अक्रमत्व, अप्रतित्व, ग्राम्यत्व। तो जब क्रम की दृष्टि से लोक एवं शास्त्र के नियमों का उल्लंघन किया जाए तो कौन सा काव्य दोष होता है, यानी काव्यास्वाद में कौन सी बाधा उत्पन्न होती है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, दुष्क्रमत्व दोष। अगर आप काव्य दोष को पढ़ना चाहते हैं तो हमने मेंस की तैयारी कराते समय इस पर एक वीडियो बनाई हुई है, आप जरूर देखिए। प्लेलिस्ट हमने इसके कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है, आप जरूर देखिएगा। तो काव्य दोष में खास तौर से आप देखेंगे कि लोक और व्याकरण, इन दोनों को ध्यान में रखा जाता है। लोक और व्याकरण के अनुसार अगर ठीक से काव्य नहीं लिखा जाता है तो कोई ना कोई उसमें दोष होता है। तो कहा गया कि लोक एवं शास्त्र के कथित नियमों का उल्लंघन किया जाए तो कौन सा काव्य दोष होता है? तो है दुष्क्रमत्व दोष। अक्रमत्व दोष यानी लोक और व्याकरण के दृष्टिकोण से क्रम सही न हो तो वहां पर क्या हो जाएगा? अक्रमत्व। अप्रतित्व दोष, ऐसा दोष जो लोक और व्याकरण के दृष्टिकोण से सही प्रतीत न हो, वहां पर अप्रतित्व दोष। ग्राम्यत्व दोष, जहां पर कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो कि गंवारूपन को प्रदर्शित करे, उसमें ग्राम्यत्व दोष होता है। तो आप देख रहे हैं इस प्रश्न के बहाने जो भी प्रमुख काव्य दोष हैं उसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अगला प्रश्न है, काव्यांश और उसमें निहित अलंकार का कौन सा जोड़ा असंगत है? ऑप्शन दिया गया सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि कामी अरु चोर। इसमें कौन सा अलंकार है? ये यहां पर दिया गया है श्लेष। विष पीते हैं मेघ विरहिणी प्राण निकलते, कौन सा अलंकार है? विरोधाभास दिया गया है। मुनि तापस जिनते दुख लहई ते नरेश बिनु पावक दहई, अलंकार दिया गया विभावना। जान श्याम को श्याम घन नाच उठे वन मोर, भ्रांतिमान अलंकार। हमें असंगत युग्म यहां पर चुनना है। आप अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर चुके होंगे कि हमने अलंकार पर तो बहुत सारी किताबें पढ़ ली, इसमें से कौन सा ऐसा जोड़ा है जो कि असंगत है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, विष पीते हैं मेघ विरहिणी प्राण निकल। इसमें कौन सा अलंकार है? असंगत अलंकार। विरोधाभास यहां पर दिया गया है, अलंकार कौन सा हो गया? असंगत। क्योंकि जो कारण दिया गया है और जो कार्य, इन दोनों में कोई संगत नहीं बैठ रहा है, इसलिए क्या हो गया? असंगत अलंकार। बाकी जितने भी अलंकार दिए गए हैं, सुवर्ण को ढूंढत फिरे, श्लेष, श्लेष का भी एक इसमें भेद है, इसमें अलंकार दिया गया है लेकिन प्रमुख रूप से श्लेष है। इसके ऊपर हमने अब अलंकार के अंदर चर्चा की थी,
आपको याद आ गया होगा। बिनु शब्द यहां पर आया हुआ है तो विभावना अलंकार हो गया, और यहां पर ऐसा लग रहा है कि मोर को क्या हो गया है, भ्रांति हो गई है, तो यहां पर भ्रांतिमान अलंकार। सही जवाब इसका हो गया असंगत जो युग्म है वो कौन सा है, ऑप्शन दूसरा। ठीक है, तो इस प्रश्न के बहाने चूंकि ये अभ्यास सेट है, हो सकता है कि ये सभी वन लाइनर में आपको पूछ लिया जाए कि फला पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो आपने कम से कम 4 अलंकारों को यहां पर देख लिया उदाहरण सहित। अगला प्रश्न है, बेसर मोती द्युत झलकी, बेसर मोती द्युति झलक परी अधर पर आनी, पट पहुंचती चूनो समझी नारी निपट अयानी। प्रस्तुत पद में अलंकार, संदेह, भ्रांतिमान, असंगत, उपमा। तो कौन सा इसमें अलंकार है? सही जवाब है इसका ऑप्शन दूसरा, भ्रांतिमान अलंकार है। यहां पर भ्रांति उत्पन्न हो रही है मोती को देखकर, ऐसा लग रहा है कि चूना लग गया। ठीक है, तो मोती और चूना दोनों के वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर भ्रांति उत्पन्न हो रही है, इसलिए भ्रांतिमान अलंकार। इस पंक्ति को बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। माधुर्य गुण के संबंध में असंगत कथन है। काव्य गुण आप सभी को पढ़ना है, जिसमें कि माधुर्य गुण से संबंधित यहां पर सवाल पूछा जा रहा है कि माधुर्य गुण के संबंध में असंगत कथन है। माधुर्य गुण का संबंध श्रृंगार, करुण, शांत रसों से होता है। रेफ युक्त वर्णों का प्रयोग बहुलता से किया जाता है। दीर्घ सामासिक पदों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ट, ठ, ड, ढ को छोड़कर अपने पंचम वर्ण से संयुक्त स्पर्श वर्णों का प्रयोग किया जाता है। कौन सा ऐसा कथन है जो कि असंगत है? सही जवाब है इसका ऑप्शन दूसरा, रेफ युक्त वर्णों का प्रयोग माधुर्य गुण के अंतर्गत नहीं किया जाता है। ठीक है, ये असंगत कथन है। बाकी जितना भी यहां पर ऑप्शन दिया गया है, सभी ऑप्शन क्या है, माधुर्य गुण के संबंध में सही है। ठीक है, आप देखेंगे यहां पर जो ट, ठ, ड, ढ है, एक खास वर्ग में, आप सभी के लिए होमवर्क है कि ये किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, और इस वर्ग का ज्यादातर प्रयोग ओज गुण में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, सुलभ कौन तुम्हें न पदार्थ हो, प्रगति के पथ पर विचरो उठो, भुवन में सुख शांति भरो उठो। उपरोक्त कवितांश में कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है? द्रुत विलंबित छंद, चौपाई छंद, सवैया छंद, कवित्त छंद। तो 4 छंदों का नाम दिया गया है, इसमें कौन सा छंद है हमें बताना है। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर द्रुत विलंबित छंद है, जो कि वर्णिक छंद के अंतर्गत है, और इसमें प्रत्येक चरण में कुल 12 वर्ण होते हैं। ठीक है, 12 वर्ण। तो इसको गिनने का एक जो आप देखेंगे संस्कृत में 3-3 का ग्रुप बनाया जाता है, उसी के हिसाब से अगर आप इसकी गणना करते हैं तो द्रुत विलंबित छंद का जो भी लक्षण है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से छंद विषयक असंगत कथन है। हरिगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। सोरठा छंद के विषम चरणों मतलब 11 और 13 में 11 मात्राएं होती हैं। दोहा छंद के सम चरणों का मतलब, यहां पर आप देख रहे हैं सम चरणों का मतलब हो गया दूसरा, बल्कि यहां पर तीसरा, पहला और तीसरा होना चाहिए था। ठीक है, सम चरणों का मतलब दूसरा और चौथा के अंत में गुरु लघु होता है। चौपाई मात्रिक समछंद है। तो कौन सी बात है जो कि असंगत है? तमाम विद्यार्थियों ने अपना दिमाग लगा लिया होगा कि हमने तो बहुत पढ़ा था कि हरिगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, यहाँ पर 26 दी गई। ठीक है, तो ये तो असंगत हो गया, गलत हो गया। बाकी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि सोरठा के विषम चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, सम चरणों का भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दोहा के सम चरणों में के अंत में गुरु लघु होता है, ये भी बिल्कुल सही है। चौपाई मात्रिक सम छंद है। प्रिय विद्यार्थियों, हो सकता है कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी वन लाइनर में आपको दिखाई दे दें, वन लाइनर क्वेश्चन में। तो कम से कम आपका इस प्रश्न के बहाने छंद से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है
जो भी आपने तैयारी की है, जिसको लेकर आप प्रैक्टिस सेट करने के इंतजार में थे कि कुछ ऐसा कराया जाए जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए, तो निश्चित तौर पर हम वहां तक पहुंच पा रहे होंगे, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, तो पूरा याद कर लीजिए कि हरिगीतिका में कितनी मात्राएं हैं, सोरठा के सम विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं, दुआ छंद के सम चरणों के अंत में लघु गुरु होता है, चौपाई किस तरीके का छंद है, तो मात्रिक सम छंद है। ऐसे ही आपको याद करना है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर चीजें याद नहीं होती हैं। याद करने के लिए आपको थोड़ा सा शांतचित होना पड़ेगा। आपको अपने बेड पर कुछ देर तक के लिए लेटकर चिंतन मनन करना होगा क्रम से। आप अपने दिमाग में फोल्डर बनाइए, एक हिंदी साहित्य का बना लीजिए, एक हिंदी व्याकरण का बना लीजिए, एक संस्कृत साहित्य का बना लीजिए और एक संस्कृत व्याकरण का। प्रिय विद्यार्थियों, ये 4 फोल्डर बनाने हैं। आंख बंद करके अपने से बात कीजिए। जितना आप अपने से बात करेंगे उतना ही आपको उसका लाभ मिलेगा। आप देखेंगे कि एग्जाम हॉल में आपके दिल की आवाज आएगी कि आज हमारा पेपर अच्छा गया है। सबसे अच्छा अगर कोई जानता है तो आप खुद को जानते हैं। ठीक है, इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, शांत रस के प्रमुख संचारी भाव हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, दैन्य, शंका, चिंता, धृति, मति, हर्ष, वितर्क, आवेग, जड़ता, त्रास, मोह, व्याधि। तो जितने भी ऑप्शन में भाव दिए गए हैं वो सभी संचारी भाव। प्रत्येक रस के कुछ न कुछ संचारी भाव हैं। उसमें से शांत रस की बात यहां पर की जा रही है कि कौन सा भाव है। सही जवाब हो गया इसका ऑप्शन दूसरा, धृति, मति, हर्ष। ये जो ग्रुप दिया गया है ये शांत रस के प्रमुख संचारी भावों से रिलेटेड। बाकी के लिए आप रस वाला वीडियो जरूर देखिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वहां पर देखेंगे तो अन्य तथ्यों को लेकर भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तमाम विद्यार्थी कह रहे होंगे कि सर आप यही क्यों नहीं बता देते हैं, हमारा काम आसान हो जाता। आपको एक घटना बता रहा हूं। अभी हमारे कॉलेज में, हमारे यूनिवर्सिटी में एग्जाम चल रहा है, तो उसमें अटेंडेंस विद्यार्थियों को मिलता है। अब कई विद्यार्थी जो अपना अटेंडेंस खोजते हैं, कुछ विद्यार्थी बैठे रहते हैं कि सर आप खोज कर बताइए कि अटेंडेंस मेरा कहाँ है। तो आपको पहले वाले में रहना है, न कि दूसरे वाले में। बनी हुई चीजों को पाने की आदत को ज्यादा दिन तक अपने में नहीं रखना है, कुछ मेहनत करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पुष्टिमार्गी भक्ति में पुष्टि से क्या आशय है? विराग, अनुराग, भगवत अनुग्रह, साक्षात्कार। तो पहले तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि पुष्टि का संबंध किस शाखा से है। तुरंत आ गया होगा, कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, पुष्टि का मतलब होता है पोषण। हमने पूरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ाते हुए और प्रैक्टिस सेट कराते हुए विधिवत तरीके से आप सभी को बताया हुआ है। अगर आप पुराने होंगे तो जानते होंगे, नए विद्यार्थी होंगे तो इस चैनल पर कम से कम 1 घंटे प्रतिदिन आप दीजिए। बातों ही बातों में आप सभी ने इसका सही जवाब दे दिया होगा। ऑप्शन तीसरा है भगवत अनुग्रह। पुष्टि का आशय क्या है? भगवत अनुग्रह से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में गलत विवरण है। उच्चारण के अनुसार स्वरों के 2 भेद हैं, सानुनासिक और निरनुनासिक। कुछ स्वर अल्प प्राण और कुछ महाप्राण। वर्गीय पंचम व्यंजन ञ, ञ, ड़, न, म अनुनासिक अल्प प्राण है। सभी वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ महाप्राण है। इस प्रश्न से आप देख रहे हैं कि हिंदी भाषा से कई ऐसे तथ्य हैं जो कि आपके रिवाइज हो जाएंगे और क्लियर भी हो जाएंगे। उच्चारण के अनुसार स्वरों के 2 भेद हैं, अनुनासिक जिसको कई बार बोला जाता है सानुनासिक और निरनुनासिक। ये बिल्कुल सही है। कुछ स्वर अल्प प्राण और कुछ महाप्राण। सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, अल्प प्राण। तो इस तरीके से ये गलत हो गया, यही विवरण गलत है। पंचम वर्गीय व्यंजन कौन कौन से हैं जिसका जिक्र यहां पर किया गया? सभी क्या है? अल्प प्राण है। और सभी वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण क्या है? महाप्राण। तो हमने आप सभी को बताया हुआ है कि महाप्राण याद कर लेंगे तो अल्प प्राण अपने आप याद कर लेंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। 24/135। ठीक है, इस तरीके से आपको याद करना है। उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे विद्यार्थियों का अल्प प्राण और महाप्राण कंफर्म हो गया होगा कि अब वो जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। महाप्राण मतलब 24 मतलब सभी वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण। ठीक है,
तो इस प्रश्न का जो सही जवाब था ऑप्शन दूसरा था। अगला प्रश्न है, यह वर्ण के संबंध में असंगत है। यह वर्ण दिया हुआ है, इसके संबंध में असंगत यानी गलत है। यह तालव्य है, यह अघोष है, यह अल्प प्राण है, यह अंतस्थ है। प्रिय विद्यार्थियों, एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को पढ़ने का ढंग भी होना चाहिए। कई बार हम ठीक से प्रश्न को नहीं समझ पाते हैं तो उत्तर गलत लिखना शुरू कर देते हैं। परीक्षा का गलती से बहुत गहरा संबंध है, इसलिए बार बार गलत तथ्यों की तरफ ही हमारा ध्यान जाता है। तो यह वर्ण क्या है उसके बारे में हमें बताना है, कौन चीज उसके संदर्भ में गलत है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। यह क्या है? सघोष है। यह तालव्य है, बिल्कुल सही है। यह अल्प प्राण है, यह भी बिल्कुल सही है। और यह अंतस्थ है। यह अंतस्थ में भी 4 वर्ण आते हैं, वो आपके दिमाग में छप गए होंगे। कोई जरूरी नहीं है कि मैं यहां पर लिखता ही रहूं, आपके दिमाग में छपना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं छप रहा है तो एक बार हिंदी व्याकरण का जो भी वीडियो लेक्चर है उनको जाकर देखिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। क्यों नहीं आप उस कंफ्यूजन को जड़ से ही मिटा दें। तो दोबारा कंसंट्रेट कीजिए, जो भी व्याकरण की किताब रखे हैं आप देखिए। ठीक है, तो यह क्या हो गया? तालव्य हो गया सही। यह जो सघोष हो गया, अल्प प्राण हो गया, अंतस्थ। वैसे कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन था अंतस्थ है, तो यह वर्ण इस तरीके से वर्ण रहते हैं, आप तुरंत बता देते हैं। लेकिन देखिए नया पैटर्न है, नया पैटर्न इस तरीके से भी आपको देखना है। पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने विद्यार्थियों से आग्रह किया था कि ईमानदारी से आप बताइएगा कि आपका जितना सही हो रहा है उतना ही। तो कुछ विद्यार्थियों ने बताया कि मेरा 60 में 37 सही हुआ, कुछ ने बताया कि 46 सही हुआ, कुछ ने 55 बताया, कुछ ने 57 बताया, एक विद्यार्थी ने लिखा कि मेरा 100 में 100 सही है। अगला प्रश्न है, ढ वर्ण संबंधी सही कथन। ढ वर्ण संबंधी सही कथन क्या है? उक्षिप्त, मूर्धन्य, अघोष, अल्पप्राण। मूर्धन्य स्पर्श, अघोष महाप्राण। उक्षिप्त, मूर्धन्य, सघोष, महाप्राण। उक्षिप्त, मूर्धन्य, अघोष, महाप्राण। तो तमाम आप देख रहे हैं ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें जो इसका सही जवाब है कि ढ वर्ण क्या है, सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। उक्षिप्त है, मूर्धन्य है, सघोष है और महाप्राण। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, उच्चारण स्थल की दृष्टि से ई उ री वर्ण का सही क्रम है। तालव्य ओष्ठ मूर्धन्य, ओष्ठ तालव्य मूर्धन्य, मूर्धन्य ओष्ठ तालव्य, तालव्य मूर्धन्य ओष्ठ। तो आप देख रहे हैं घुमा फिराकर एक ही दिया गया लेकिन क्रम पूछा गया है। आप भाषा विज्ञान में पहली बार इस तरीके से देखे होंगे कि क्रम को पूछा जा रहा है। बड़ा ही टेक्निकल सवाल है, इसको बहुत जल्दबाजी में आप हल नहीं कर सकते, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो इसका जो यहां पर सही जवाब हो रहा है पहला ऑप्शन है। तालव्य कौन है? ई है। ओष्ठ कौन है? ऊ है। और मूर्धन्य कौन है? री है। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। आप देख रहे हैं कि एक प्रश्न के बहाने आपके कई प्रश्न इसमें तैयार हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही पढ़ना है, इसीलिए मैंने कहा कि ये अभ्यास है। हो सकता है कि आपका प्रश्न पत्र इससे इजी भी आ जाए। इजी आएगा तो आपको और सतर्क होने की जरूरत है कि कट ऑफ हाई जाएगी। और अगर कठिन प्रश्न पत्र आ जाता है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि जब हमने अनुराज हिंदी एकेडमी पर अभ्यास कर लिया है तो उसके लेवल को तो हम जान ही पाएंगे कि कठिन है कि आसान है। अगला प्रश्न है, तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म गलत है? तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म गलत है? शुकर सुअर, श्रृंग सिंह, हस्त हाथी, वंश बांस। तो यहां पर तत्सम दिया गया है, फिर तद्भव दिया गया है, हमें युग्म को पकड़ना है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। हस्त का हाथी नहीं होगा बल्कि क्या होगा? हाथ होगा। इस तरीके से ये युग्म गलत हो गया। बाकी को आगे के दृष्टिकोण से आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि शुकर का सुअर, श्रृंग का सिंह, वंश का बांस। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं? तद्भव हमें बताना। तमाम विद्यार्थी पाठ्यक्रम देख रहे होंगे कि सर पाठ्यक्रम में तो तद्भव तत्सम दिया नहीं है। हर एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन इधर उधर से भी पूछ दिए जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आपको इसको पॉजिटिव में ही लेकर चलना है। ठीक है, किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं? चंचु, तिक्त, नकुल, नक्षत्र, पंथी, पक्ष, कपास, कपूर, गोखरु,
गोपाल घट हरदी। तो कौन सा ऐसा विकल्प है? आपके दिमाग में वो विकल्प आना शुरू हो चुका होगा। ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है। कपास का जो तत्सम है वो क्या है? करपास। ठीक है, सभी विकल्प इसमें क्या है? तद्भव के रूप में तद्भव पूछा गया है। मैं तत्सम भी आप सभी को बता दे रहा हूं। कर्पूर, ठीक है, इसके बाद इसका है गोक्षुर। न जाने हो सकता है कि इसमें से कोई प्रश्न आ जाए कि कपास का तत्सम क्या होता है, कपूर का तत्सम क्या होता है। ये सभी क्या है? तत्सम। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के? नमक मतलब हाट, आसमान दरवाजा दुनिया, जिला अचार सेठ, कालीन प्याला हीरा। तो कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें सभी शब्द क्या है? विदेशी मूल के हैं, यानी कि विदेशज। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा, आसमान दरवाजा दुनिया। आसमान और दरवाजा जो है ये दोनों फारसी के शब्द हैं, और जो दुनिया है वो अरबी का शब्द है। इसको ध्यान में रखना। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। विकल्पों में तत्सम शब्द नहीं है। आराम, कुमार, मेघ, कंचन। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि शब्द जो दिया गया है वो तत्सम नहीं है? सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा, कंचन। कंचन का तत्सम क्या होता है? कांचन। ठीक है, सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। तो कहीं ना कहीं जो आपने हिंदी व्याकरण को पढ़ा होगा तो आपका एक तरीके से दोहरा हो रहा होगा, रिवीजन हो रहा होगा, और ये प्रैक्टिस सेट अच्छा भी लग रहा होगा। अगला प्रश्न है, प्रेरणार्थक क्रियाओं के विषय में असंगत कथन है। ये आत्म प्रेरणा से की जाती हैं। इनके दो भेद होते हैं। ये क्रियाएं सकारात्मक होती हैं। मूल धातु में आ और वा लगाकर ये क्रियाएं बनाई जाती हैं। हमें बताना कि असंगत है मतलब असत्य है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला, ये आत्म प्रेरणा से की जाती हैं। ये गलत है, बल्कि ये अन्य प्रेरणा से की जाती हैं। कोई दूसरा प्रेरित करता है, ठीक है, तब ये की जाती हैं। इसके दो भेद होते हैं, सही है। ये क्रियाएं सकारात्मक होती हैं, और इसमें आप पकड़ेंगे कैसे कि ये प्रेरणार्थक क्रिया है। इसमें आ या वा लगेगा। जैसे राम ने श्याम से पत्र लिखवाया। पत्र लिखवाया, तो इसमें देख रहे हैं आ लगा हुआ है। ठीक है, तो पत्र लिखवाया मतलब राम खुद नहीं लिख रहा है, वो श्याम से पत्र लिखवा रहा है, यानी कि श्याम को प्रेरित कर रहा है। प्रेरित से यह शब्द बना हुआ है प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन पहला हो गया। तो प्रेरणार्थक क्रियाओं के बारे में अगर नहीं भी जान रहे थे तो कुछ तथ्यों से आप परिचित हो गए। अगला प्रश्न है, संज्ञा शब्दों के संबंध में असंगत कथन है। व्यक्तिवाचक संज्ञा अनेक बार जातिवाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तित होती है। कई बार जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। संज्ञा शब्दों में केवल दो ही कारणों लिंग और वचन से विकार होता है, अन्य किसी कारण से नहीं होता। भाववाचक संज्ञाएं विशेषण आदि शब्दों से बनाई जाती हैं। अब इसमें हमें बताना है कि कौन सा कथन गलत है। आपने संज्ञा को बहुत बढ़िया से पढ़ा होगा, ठीक है, आप अपना दिमाग भी इसमें दौड़ा रहे होंगे कि आखिरकार हमने क्या क्या पढ़ा था। पहला ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा कई बार जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाती है। सही बात है। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा में भी हो जाता है, यह भी सही है। कहा गया कि संज्ञा शब्दों में केवल दो ही कारणों से विकार उत्पन्न होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यह सवाल खूब पूछा जाता है कि संज्ञा में परिवर्तन किन किन कारणों से होता है। तो पहला है लिंग के कारण, दूसरा है वचन के कारण, और तीसरा है कारक के कारण। ये तीनों आपको ध्यान में रखना है, कई बार वन लाइनर में सवाल आ जाता है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। ठीक है, भाववाचक संज्ञाएं क्रिया और विशेषण आदि शब्दों से बनाई जाती हैं, यह भी सही है। तो असंगत कथन कौन था? वो ऑप्शन तीसरा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग है? सरकार, दौड़, अरहर, सभा, हाथ, कचनार, पीतल, संघ, भीड़, चावल, मोती, आंख। तो स्त्रीलिंग कौन ऐसा विकल्प है जिसमें सभी शब्द स्त्रीलिंग है?
तो प्रायः हम सभी जब भी शब्दों का प्रयोग करते हैं तो लिंग का ध्यान थोड़ा कम रखते हैं। अब चाहे आप उत्तर प्रदेश में रहिए, बिहार में रहिए, कहीं भी रहिए, लोग बहुत उल्टा-पुल्टा लिंगों का प्रयोग करते हैं। समझ में नहीं। जैसे कोई बोलेगा कि बिहार में किसका सरकार बन रहा है? किसकी सरकार बन रही है? ऑप्शन पहला इसका सही जवाब है सरकार दौड़ अरहर। ठीक है, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। दौड़ आयोजित की गई। कई बार होता है ना, कुछ प्रोग्राम इत्यादि होता है तो दौड़ आयोजित होती है। ठीक है, ये सभी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, ये ध्यान में रखना है। सरकार स्त्रीलिंग है, दौड़ स्त्रीलिंग है, अरहर स्त्रीलिंग है। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द बहुधा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं? समाचार, पक्षी, टोपी, भाग्य, मुनि, लकड़ी, प्राण, दाम, दर्शन, लोग, होश, घोड़ा। तो कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें सभी शब्द बहुवचन में हमेशा, हमेशा मतलब हमेशा बहुवचन में ही उनका प्रयोग होता है? सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, प्राण, दाम, दर्शन। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। प्राण, दाम, दर्शन, ये क्या है? हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में संप्रदान कारक है? संप्रदान कारक, आपके सिलेबस में कारक लगा हुआ है और कारक पर हमने चर्चा की है, बहुत अच्छे से चर्चा की है। हमने आप सभी के सिलेबस को पहले सब्जेक्टिव तौर पर कवर किया, इसके बाद हम सोचे कि ऑब्जेक्टिव तौर पर प्रिय विद्यार्थियों एग्जाम लेना या फिर अभ्यास कराना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। उससे बड़ी बात है कि पहले आपको कुछ बताया जाए और हमने उसको बता दिया है। अब एग्जाम लेने की बारी हो गई। आप कल्पना कीजिए कि आप किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए और तुरंत आपका एग्जाम ले लिया जाए तो कितना बुरा लगेगा। पहले क्लासेस चलनी चाहिए, पाठ्यक्रम को कवर करना चाहिए, तब तो आपका एग्जाम होगा। तो वही हालत यहाँ पर भी है। ये एकेडमी है, तमाम जगह कोचिंग है, लेकिन ये एकेडमी है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आपने विकल्पों को पढ़ लिया होगा, हमने आपको स्पेस दिया था, समय दिया था। संप्रदान कारक भी आपके दिमाग में आ गया होगा कि उसमें कौन सी विभक्ति होती है, उसका क्या क्या लक्षण है। ईश्वर ने सुनने को दो कान दिए, हमने शेर को देखा है, मालिक ने नौकर को निकाल दिया, लड़का किसी को देखता है। तो इसमें संप्रदान कारक क्या है? संप्रदान कारक का आपको वो याद आ गया होगा। ठीक है, के को के लिए इस तरीके से उसका चिन्ह है। ठीक, तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन पहला हो रहा है, ईश्वर ने सुनने को दो कान दिए। को का मतलब के लिए, ईश्वर ने सुनने के लिए दो कान दिए। सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन पहला हो गया। और यहां पर देख रहे हैं, हमने शेर को देखा, कर्म कारक, मालिक ने नौकर को निकाल दिया, इसमें आप देख रहे हैं कर्ता, फिर यहां पर संबंध, लड़का किसी को देखता है, संबंध। तो इस प्रश्न के बहाने पूरा आपका कारक कंप्लीट हो गया। इसी को तो प्रैक्टिस सेट बोलते हैं, इसी को तो अभ्यास बोलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी का मनोबल जरूर बढ़ रहा होगा। अगला प्रश्न है, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तत्छात्र, तत्शास्त्र, सुषुप्ति, सुषुप्ति, संवाद, संवाद, समोदुर्मी, समुद्र उर्मी। तो इसमें कौन सही नहीं है, हमें बताना है। आप अभी तक जो भी संधि पढ़े हुए थे, कड़बड़ कड़बड़ आपके दिमाग में पूरे नियम आ रहे होंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा हुआ था। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। बस एक चीज की वजह से ये गलत हो रहा है, शब्द के। कई बार आप जाएंगे एग्जाम में तो आपको मालूम है कि इसमें फला संधि है, लेकिन जो दो शब्द हैं आप वो सही कैसे लिखे जाते हैं, इसको लेकर कई बार दिमाग में कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाता है। पूरा सही किया गया यहाँ पर, लेकिन उर्मी जो यहाँ पर है उसमें बड़ा ऊ की मात्रा होती है। बोलने में तो कोई गड़बड़ी नहीं, आप कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन जब आप लिखते हैं तो उसी के हिसाब से आपका मूल्यांकन होता है। तो ये गलत हो गया था, बाकी सब सही है। आगे के दृष्टिकोण से बिल्कुल ध्यान में रखिए। ठीक, अगला प्रश्न है, बड़ा ही चैलेंजिंग प्रश्न है। इसका जब हम उत्तर देख रहे थे तो थोड़ा सा मुझे 10 से 15 मिनट मेहनत करना पड़ा। वो क्लियरिटी के लिए पूछा गया कि निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। तत्सई 31,
पंसेरी, अष्टाध्यायी। तो द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। आपको लग रहा होगा कि चारों ऑप्शन में तो द्विगु है, इसका मतलब है कि आप जल्दबाजी में इस प्रश्न को पढ़ रहे हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, 31। 31 इसमें क्या हो गया कि द्वंद्व समास हो रहा, ठीक है, इसमें द्वंद्व समास है। भले लग रहा है कि अंक दिया गया है, इसीलिए प्रश्न पूछा गया है ताकि आप चीजों को समझ पाए। इसमें द्विगु समास नहीं है, बल्कि यहाँ पर द्वंद्व समास है। बाकी सतसई में द्विगु है, पंसेरी में द्विगु है और अष्टाध्यायी में द्विगु है। इसके लिए आपको मानक हिंदी की किताब पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप सभी, एग्जाम में आ जाएगा तो निश्चित तौर पर आप सही कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे इसका वो भी मांगे प्रूफ, तो मैं कम्युनिटी सेक्शन में डाल दूंगा, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से ई प्रत्यय के योग से निर्मित शब्द है। यहां पर प्रत्यय से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। प्रत्यय का मतलब है कि शब्द के बाद में आकर जुड़ना और उसके अर्थ को बदल देना। स्मरणीय, रमणीय, आदरणीय, पाणनीय। तो इसमें ई प्रत्यय के योग से कौन सा शब्द बना हुआ है, हमें बताना है। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है, आप सभी अपना दिमाग जरूर दौड़ा रहे होंगे। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, पाणनीय जो है उसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है। बाकी में आप देखेंगे कि अलग अलग प्रत्यय लगे हुए हैं। ठीक है, जैसे रमणीय है, इसमें अनीय प्रत्यय लगा हुआ है। इसके बाद जो आदरणीय है, इसमें नीय प्रत्यय लगा हुआ है। जो स्मरणीय है उसमें भी अनीय प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा देखिए, ये अनीय प्रत्यय और ई प्रत्यय लगते का है, ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, अनीय प्रत्यय लगता है, कोई क्रियापद है, कोई क्रियापद है और उसको हम विशेषण में क्या कर दिए, कन्वर्ट कर दिए। स्मरण करना मतलब याद करना एक क्रिया है और उसमें अनीय प्रत्यय लगाकर हमने इसको विशेषण बना दिया। आपने किताबों को पढ़ा होगा, लिखा रहता है स्मरणीय तथ्य, तो आप उसको बहुत काकचेष्टा बको ध्यानम के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं कि इसको पढ़ लिया जाए, अगर इसमें से क्वेश्चन फंस जाएगा तो मजा आ जाएगा, इस टाइप से। रमण करना मतलब रमना, वो भी एक क्रिया के रूप में, उसमें अनीय प्रत्यय लग गया तो वो क्या हो गया। ठीक, यहां पर आप देख रहे हैं ई प्रत्यय जो है, ई प्रत्यय जो होता है वो संबंध वाचक में लगता है, जैसे पाणिनि। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, इस विकल्प में सभी शब्द रात्रि के पर्यायवाची हैं। चरवरी, निशा, रजनीचर, रात, यामिनी, निशिचर, रैन, निशाचर, त्रियामा, रजनी, निशीत, विभावरी। तो कौन सा ऐसा विकल्प दिया गया है जिसके सभी शब्द रात्रि के पर्यायवाची? तो पर्यायवाची को क्या किया जा सकता है, याद किया जा सकता है, बढ़िया से आपको याद ही करना है उसको। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन चौथा, रजनी, निशीत, विभावरी। ये तीनों जो हैं किसके पर्यायवाची हैं, रात्रि के। ठीक है, सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द, परस्पर विलोम शब्द किस विकल्प में दिए गए हैं? गरल, हलाहल, कुकृति, दुष्कृति, चंचल, अस्थिर, क्षुद्र, विराट। तो परस्पर विलोम शब्द है। ठीक है, परस्पर विलोम शब्द कौन से हैं? सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा, क्षुद्र और विराट। क्षुद्र का मतलब एकदम से छोटा और विराट का मतलब विशाल, ये एक दूसरे के क्या है, विलोम है। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। और बाकी आप देख रहे हैं चंचल जो है वो अस्थिर ही रहेगा, कुकृति का मतलब दुष्कृति होगा, गरल विष, हलाहल क्या है, विष के रूप में। सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन चौथा हो गया। तो इसलिए प्रश्नों को पढ़ना बहुत जरूरी है, अच्छे से पढ़ने की जरूरत है एग्जाम में आप बढ़िया से। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट ये सब ज्वाइन किए होंगे, अपना नियमित रूप से जा रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो आपको मोटिवेशनल और आपका मनोबल बढ़ाने वाला प्रैक्टिस सेट यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है, कहीं ना कहीं आप माथा पच्ची कर रहे होंगे। ठीक है ना, तो अच्छे से जुड़े रहिए और कोशिश कीजिए कि जो भी हम आप सभी को बताते हैं उसको फॉलो कीजिए। निश्चित तौर पर आप सभी का नाम उस सफलतम पीडीएफ में दिखाई देगा। चूंकि बहुत ही तन्मयता से हम यहाँ पर चीजों को बताने का प्रयास करते हैं, ये मानकर चलते हैं कि जो विद्यार्थी
किन्हीं कारणों से घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, या फिर आर्थिक रूप से तो मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत सब लोग दिक्कत में है। जो मन से हार गए हैं, मन से जो हार गए हैं, उनके लिए अनुराज हिंदी एकेडमी एक संजीवनी बूटी के रूप में, उसको बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए तो मैंने मनोबल शब्द का प्रयोग किया है। आपके अंदर वो बल है, लेकिन आपके मन को हमें बढ़ाना है। तो चीजों को समझिए। मैं दिल चीर के भी आपको नहीं दिखा सकता कि कितना आप सभी के लिए हम लोग तन्मय होकर यहाँ पर चीजों को करते हैं। ठीक है, तो पूरा साथ दीजिए और लोगों को बताइए भी इस चैनल के बारे में। अब ये चैनल नया नहीं रह गया, बहुत पुराना चैनल हो गया है। और लेकिन जब ये पिछड़ता है, मैं कई बार देखता हूं कि जो लोग ठगते हैं उनसे लोग ज्यादा जुड़ते हैं, जो अच्छी बात करता है उससे कम लोग जुड़ते हैं। हालांकि हमें पूरा विश्वास है कि हम अगर खुद को अच्छे बनाकर रखते हैं तो निश्चित तौर पर आज नहीं तो कल लोग भटकते हुए इस चैनल से जुड़ेंगे और कहेंगे कि सर क्यों नहीं आपसे हम पहले जुड़ गए। ठीक है, फिर पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं रहेगा। बातों ही बातों में हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आप सभी से चर्चा करते हैं। सवाल पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से विग्रह का अर्थ नहीं है। आकृति, कलह, विकार, युद्ध। यहां पर विग्रह शब्द है। खासतौर से जब आप समास पढ़ते हैं तो वहां पर इसका प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर एक अलग रूप में आया हुआ है कि विग्रह का अर्थ नहीं। आप लगाइए, एक बड़ा आपके लिए नया प्रश्न हो सकता है। इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन तीसरा हो रहा है, विकार। विकार का मतलब है कि कोई चीज गड़बड़ होना या फिर कोई न कोई कमी रहना। ठीक है, इसी से शब्द बना हुआ है मनोविकार। ठीक, तो विकार का मतलब विग्रह नहीं होता है। बाकी आकृति का मतलब भी विग्रह होता है, कलह का मतलब भी विग्रह होता है, और युद्ध का मतलब भी विग्रह होता है। ये आपके लिए बड़ा नए ढंग का प्रश्न रहा होगा, इसको ध्यान में रखना है। एक से अधिक बार भी इसको देखकर आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस शब्द में सर्वाधिक उपसर्ग है? पहले जमाने में कोई एक शब्द पूछ लिया जाता था कि कौन सा उपसर्ग लगा है, लेकिन यहां पर देखिए कैसे प्रश्न चेंज हुआ है कि एक शब्द दिया गया है, उसमें सर्वाधिक उपसर्ग है, मतलब एक से अधिक उपसर्ग उसमें लगे हुए। अत्याधुनिक, दुस्साहसी, दुर्व्यवहार, अलौकिकता। ठीक है, तो आपके दिमाग में वो सभी उपसर्ग जरूर आ रहे होंगे, जरूर आ रहे होंगे। ठीक है, यही वो उपसर्ग है जिसमें ज्यादा लगे हुए हैं, दुर्व्यवहार। ठीक है, सही जवाब इसका क्या हो गया? ऑप्शन तीसरा हो गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे ही अच्छे से आपको तैयार करना है, दुर्व्यवहार। अगला प्रश्न है, अपने कुल का सबसे श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए सार्थक शब्द है। कुलांगार, कुलंजन, कुलकानी, कुलकेतु। तो अपने कुल का मतलब अपने वंश का सबसे श्रेष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्ति अगर कोई होता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कुल केतु। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा, कुल केतु। केतु का मतलब जानते हैं कि अपने वंश का झंडा फहराने वाला। हम उम्मीद करते हैं कि आप जिस भी वंश से जुड़े हुए हैं, इसी तरीके से आप कुल केतु बनिए, झंडा फहराते रहिए। दूसरे का झंडा नहीं उठाना है, अपना झंडा लेकर चलते रहना। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाक्य रचना में पदक्रम की दृष्टि से असंगत है। वाक्य रचना में पदक्रम की दृष्टि से असंगत कथन कौन सा है, हमें बताना है। समानाधिकरण शब्द मुख्य शब्द के पीछे आता है और पिछले शब्द में विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण और सर्वनाम अवधारणा के लिए मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के बीच में भी आ सकते हैं। द्विकर्मक क्रियाओं में मुख्य कर्म पहले और गौण कर्म पीछे आता है। प्रश्नवाचक अव्यय न वाक्य के अंत में आता है। जैसे सर आप पढ़ाएंगे ना, ऐसे कई बच्चे कमेंट करते हैं, अंत में न आ जाता है। तो देखिए इसमें असंगत हमें बताना है। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। जो द्विकर्मक क्रियाओं का प्रयोग जब किया जाता है तो पहले जो अप्रत्यक्ष कर्म होता है वो पहले आता है, फिर प्रत्यक्ष कर्म जो होता है वो आता है। उल्टा है इसका। तो कथन यहाँ पर इसी कारण क्या हो रहा है, गलत हो जा रहा है। बाकी सभी क्या है, सही है। ये भी आपके लिए नए ढंग का प्रश्न था। जो विद्यार्थी कह रहे हैं ना कि 60 क्वेश्चन में मेरा इतना सही हो जा रहा है, जब मैं क्वेश्चन को तैयार करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है
कि जिनका 50 क्वेश्चन सही हो जा रहा है वो उनकी अच्छी तैयारी। ठीक है, आज चूंकि मैंने पहले ही प्रैक्टिस सेट में कहा कि कमेंट है, कमेंट लिख के कुछ भी आप जा सकते हैं, गलिया के भी जा सकते हैं, लेकिन वो अपने से आप अच्छे से जानते हैं कि फला व्यक्ति, आप विश्वास नहीं करेंगे, ये निःशुल्क क्लास चल रही है, पिछले 5 सालों से मैं निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ, फिर भी लाइक करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो डिसलाइक करते हैं, और ना मैंने उनका कुछ बिगाड़ा है, जो कुछ उनके लिए मैंने किया ही होगा, या तो वो किसी खास वजह से डिसलाइक करते होंगे। उम्मीद है कि उनका हृदय परिवर्तन जरूर होगा। हम हृदय परिवर्तन में विश्वास रखते हैं। चलते आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ संगत नहीं है? आपके पाठ्यक्रम में समश्रुत भिन्नार्थक शब्द लगे हुए हैं कि सुनने में समान रूप से सुनाई दे, लेकिन उनके अर्थ क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। तो दिया गया है अनुदित, अनुदीत, भाषांतरित, अकथनी, पृष्ठ, पृष्ठ, पूछा हुआ, पीठ, निहत, निहित, नष्ट, छिपा हुआ। ठीक है, उत्पल, उपल, कमल, रत्न, ये सब दिए गए, इनको इंपॉर्टेंट करके आप नोट कर लीजिए थोड़ा। ठीक है, तो इसका जो यहां पर सही जवाब है वो जो अर्थ संगत नहीं है, ऑप्शन पहला है। यहां पर अनुदित है। ठीक है, अनुदित का अर्थ यहां पर दिया गया है भाषांतरित होना, अनुदित अकथनीय। ठीक है, तो पहले तो जो दोनों अर्थ दिए गए हैं वो सब सही नहीं दिए गए, यहीं से एक गलत हो जा रहा है। ठीक है, जैसे अनुदित हम पढ़ते हैं वो भाषांतरित, अनुदित शब्द होता ही नहीं। ठीक है, तो ये एक तरीके से यहां पर गलत हो गया है। पृष्ठ, पृष्ठ मतलब पूछा हुआ, पृष्ठ मतलब पीठ, निहत, नष्ट, निहित, लोग बोलते हैं इसमें क्या निहित है, कुछ छिपा हुआ है, उत्पल, कमल, उपल, रत्न। तो ये सभी तो समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों में अपने अपने अर्थ को दे रहे हैं, लेकिन जो पहला ऑप्शन है वो खरा नहीं उतर रहा है। ठीक है, सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, निम्न में से संकेतवाचक वाक्य की पहचान कीजिए। संकेतवाचक वाक्य, भारत एक महान देश है, वह घर नहीं गया था, यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हारे साथ चल पड़ूंगा, वह लिखता होगा पर हमें क्या मालूम। संकेतवाचक वाक्य, सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हारे साथ चल पड़ूंगा, नहीं आओगे तो नहीं जाऊंगा, यदि तुम पढ़ोगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, अब पढ़ोगे ही नहीं तो कहां से पढ़ाऊंगा। देख रहे हैं कि संकेतवाचक, और कई बार मैं भी आप सभी को बोलता हूं कि मैं आप सभी को संकेत दे चुका हूं। ये संकेत जीवन में बहुत कुछ मायने रखता है, कई बार लोग संकेत की वजह से ही आगे निकल जाते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों और वाक्य भेदों को सुमेलित कीजिए। आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, तमाम तरीके के वाक्य दिए गए हैं और इधर उनके उदाहरण है। पिताजी के साथ संभवतः वह भी आए, संभवतः वह भी आए मतलब संदेह व्यक्त हो रहा है। आपको जन्मदिन पर हार्दिक बधाई, ये क्या है, ये हो रहा है इच्छा। पुस्तकालय में बातचीत मत करो, ये क्या आज्ञा दी जाएगी। अगर रुपए होते तो पुस्तक खरीद लेता। ठीक है, अगर रुपए होते तो पुस्तक क्या करता, खरीद लेता। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो रहा है यहां पर ऑप्शन तीसरा हो रहा है। ठीक, ध्यान रखिए, आपने उदाहरण के माध्यम से चीजों को समझ लिया होगा बढ़िया से। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, इसमें से सरल वाक्य नहीं है। सरल वाक्य, आपने सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य सब पढ़ा होगा, सरल वाक्य नहीं। दिन का थका हुआ आदमी रात को खूब सोता है, वहां जो कुछ देखने योग्य था मैंने सब देख लिया, धीरे धीरे उजाला होने लगा, जहाज का सबसे ऊपर का हिस्सा सबसे पहले दिखाई देता है। सरल वाक्य नहीं है, हमें उसको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। यहां पर आप देख रहे हैं कि दो उपवाक्य, मिश्रित वाक्य है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन दूसरा इसका
सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न है, हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि? गणपति चंद्रगुप्त, नगेंद्र, राम कुमार वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा। तो किसके अनुसार शालिभद्र सूरी? इनका जिक्र पहले प्रैक्टिस सेट में भी हो चुका है। इनकी रचना का नाम भी हमने बताया हुआ था, आपको याद आ गया होगा। ठीक है, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि। हिंदी के प्रथम कवियों को लेकर काफी डिबेट है, जैसे राहुल साकृत्यायन ने मान लिया सराफा को। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि स्वयंभू को माना राम कुमार वर्मा ने। ऐसे याद कर लेना आपको, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे पुष्य या फिर पुंड करके हैं, उनको माना शिव सिंह सेंगर ने। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आपको याद करवा रहा हूं बस। और इसके बाद अब्दुल रहमान को माना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो प्रथम कवि को लेकर काफी डिबेट है, तो इस प्रश्न के बहाने आप ध्यान में रखिए कि हो सकता है कि प्रथम कवि से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। ठीक, सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राउल वेल किस तरह की रचना है? राउल वेल किस तरह की रचना है? गद्य पद्य मिश्रित चंपू, शुद्ध काव्य, नाटक, प्रेमाख्यान, प्रबंध काव्य। तो राउल वेल किसकी रचना है? आपके दिमाग में आ गया होगा, रोडा कवि। किस टाइप की रचना है? सही जवाब है ऑप्शन ए, गद्य पद्य मिश्रित चंपू। चंपू काव्य के रूप में है राउल वेल, और इसमें नायिकाओं का वर्णन किया गया है। ये सब हम हिंदी गद्य साहित्य पढ़ाते हुए आप सभी को बहुत पहले बता चुके हैं। आप लोग जरूर इसका ध्यान रखिए। पुराने जो प्रैक्टिस सेट है जिन पर यूपी एलटी इत्यादि नहीं लिखा गया है, उनको भी हल कीजिए। जितना इस चैनल से आप अपने को जोड़ेंगे, उतना ही आप अपने परीक्षा के प्रश्न पत्र में अंक को बढ़ाते जाएंगे, मार्क्स जुड़ते जाएंगे। तो आपको जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? कठिन साधना, अडिग योग साधना, हठ पूर्वक योग, ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र, दोनों का योग। तो नाथ संप्रदाय में हठ योग का मतलब क्या है? सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र, दोनों का योग क्या है? हठ योग। केशव कही न जाई का कहिए पंक्ति के रचनाकार? सूरदास, रहीम, केशवदास, तुलसीदास। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन डी है, तुलसीदास। कई बार जल्दीबाजी में हम केशवदास को लगाकर आराम से बैठे रहेंगे, बाद में पता चला कि हमने तो गलत उत्तर लगा दिया था। सही जवाब, इसको ध्यान रखना है, ये कंफ्यूजिंग वाला है, आता रहता है। अगला प्रश्न है, कबीर के बीजक पर रची गई तिरजा टीका किसकी है? पूरनदास, जगजीवन दास, भगवान दास, पलटू साहब। तो कबीर के बीजक पर टीका किसने लिखी तिरजा नाम से? वो थे पूरनदास। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया? बिहारी, चिंतामणि, भूषण, घनानंद। तो समाहार शक्ति किसकी? भाषा की। कल्पना की समाहार शक्ति जिसमें ज्यादा होगा वो सबसे महत्वपूर्ण कवि हो सकता है। तो ये तो पहले आपको ध्यान में रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, लेकिन किसके संदर्भ में? सही जवाब हो गया यहाँ पर ऑप्शन ए, बिहारी। सूरज किरण की छांव आंचलिक उपन्यास के लेखक हैं? राजेंद्र अवस्थी, शैलेश मटियानी, देवेंद्र सत्यार्थी, उदय शंकर भट्ट। सूरज किरण की छांव आंचलिक उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? सही जवाब हो गया यहाँ पर ऑप्शन ए, राजेंद्र अवस्थी। अर्धनारीश्वर निबंध के रचनाकार का नाम है? अर्धनारीश्वर निबंध के रचनाकार कौन है? शांति प्रिय द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, आज्ञे वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन बी हो रहा है, रामधारी सिंह दिनकर निबंध संग्रह अर्धनारीश्वर। अगला प्रश्न है, रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र किसने लिखा है? देवेंद्र सत्यार्थी, शांति प्रिय द्विवेदी, शिवपूजन सहाय, उपेंद्र नाथ अष्ट। रेखाएं बोल उठी, सही जवाब हो गया इसका ऑप्शन ए, देवेंद्र सत्यार्थी। लंका यात्रा का विवरण
यात्रावृत्त के लेखक हैं ठाकुर गदाधर सिंह, गोपाल राम गहमरी, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक, राहुल साकृत्यायन। लंका यात्रा का विवरण। यात्रावृत्त किसका है? तो इसका जो यहां पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन बी, गोपाल राम गहमरी। आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? वियोगी हरि, आचार्य चतुरसेन, सेठ गोविंद दास, वृंदावन लाल वर्मा। आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? सही जवाब है ऑप्शन सी, सेठ गोविंद दास। छोटे छोटे प्रश्न हैं, लेकिन ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और जब हम अभ्यास कर रहे हैं तो हम उसको रिवाइज करते हुए पढ़ें। अभ्यास का मतलब यही होता है, बार बार किसी चीज को दोहराना। कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है, इसका कथन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, नगेंद्र। कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है, इसका कथन है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, अर्थ वैमल्यम प्रसाद, यानी अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है। अर्थ की विमलता, पवित्रता ही क्या है? प्रसाद गुण है। उपरोक्त परिभाषा किस आचार्य की? आनंदवर्धन, रुद्रट, वामन, दंडी। ठीक है, तो इसका जो यहां पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन सी, वामन का यह विचार है कि अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है। ठीक है, और वामन ने कुल कितने गुणों की चर्चा की हुई है, आप सभी के लिए होमवर्क है। वामन ने शब्द और अर्थ के दृष्टिकोण से गुणों का विभाजन किया हुआ है, वो कितने हैं आप सभी जरूर बताएंगे। करुण रस को एकमात्र रस किसने माना? कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हमने सब्जेक्टिव तौर पर भी आप सभी को बताया है। करुण रस को एकमात्र रस किसने माना? ऑप्शन दिया गया भरत मुनि, भवभूति, मम्मट, आचार्य विश्वनाथ। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, भवभूति, और उनकी रचना का नाम है उत्तर रामचरित। ठीक है, अगला प्रश्न है, द्वंद्व समास की प्रमुख विशेषता है। प्रथम पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो द्वंद्व समास की विशेषता क्या है? आपको जब आप समास पढ़े होंगे तो जो छवो समास हैं उनकी विशेषताएं आपके दिमाग में आ गई होंगी, आपको रखना भी। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। ठीक है, जैसे पाप पुण्य, इस टाइप से। ठीक, तो द्वंद्व समास हो गया इसमें। प्रथम पद आप जानते हैं कि उत्तर पद तत्पुरुष और भी इन सब संख्यावाची होता है, ये होता है, वो होता है, पूरा। एक अन्य पद होता है, अन्य पद प्रधान होता है। मतलब इस प्रश्न के बहाने हमने पूरे समास के बारे में चर्चा कर दी। ठीक, सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई अर्ध मागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, शौरसेनी अपभ्रंश से, ब्राचड़ अपभ्रंश से। तो भोजपुरी बोली की उत्पत्ति कैसे हुई है? सही जवाब हो गया इसका ऑप्शन बी, मागधी अपभ्रंश से। ठीक है, जिसको कि हम बिहारी हिंदी से भी जोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से माघ विरचित कृति है? बुद्धिचरित, स्वप्न वासव दत्तम, रघुवंशम, शिशुपाल वधम। तो माघ द्वारा लिखित रचना कौन सी है? आपका दिमाग तुरंत दौड़कर पहुंच गया होगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, शिशुपाल वधम। किसमें कितने सर्ग हैं, ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ रही होंगी। ठीक है, और किसकी किसकी कोई रचना है, ये सब आना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि मैं सब चीज लिखता रहूंगा तभी वो पूर्णावस्था में होगा। जरूरी है कि हमारे विद्यार्थियों के मस्तिष्क में चीजें अपने आप छप जाए। अगला प्रश्न है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा के योग में प्रयुक्त होती है द्वितीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, तृतीया, पंचमी। तो आप जानते हैं कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। ओम गणेशाय। ठीक है, चतुर्थी हो गया यहां पर नमः। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्रीहर्ष की नहीं है? शिशुपाल वधम, अरणव वर्णन, हिंद प्रशस्ति, नव साहसंकांचरित चंपू। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है श्रीहर्ष की रचना नहीं है। तो तुरंत आपके दिमाग में आ रहा हो कि अभी तो हमने इसको माघ का पढ़ा था। बिना तैयारी के भी आप आराम से बता सकते हैं कि श्रीहर्ष की तीनों रचनाएं हैं नीचे की, लेकिन ये नहीं। इसके लिए क्या बहुत घबराने की जरूरत है? जो विद्यार्थी
बोलते हैं कि सर बहुत डर लग रहा है, इसका मतलब है कि वो तैयारी से ज्यादा परिणाम पर ध्यान दे रहे हैं। आप अपना काम करते रहिए, ठीक है, सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। सफलता उन्हीं को मिलेगी जो पिछले 4 से 5 महीने से लगे हुए हैं। ये कोई सोचे कि 4 से 5 दिन में यूपीएलटी में वो सेलेक्ट हो जाए, तो फिर उसके लिए कोई शब्द नहीं, ये उसका भ्रम हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अगला प्रश्न है, गांव के दोनों ओर रास्ते का संस्कृत में सही अनुवाद होगा। ग्रामस्य परितः मार्गाणि सन्ति, ग्रामम उभयतः मार्गोस्तः, ग्रामम उभयतः मार्गः सन्ति, ग्रामस्य उभयतः मार्गोस्तः। आप ये देख रहे हैं कि हिंदी में वाक्य दिया गया है, संस्कृत में उसका अनुवाद हो गया है। ये आपके सिलेबस में लगा हुआ है, तो थोड़ा सा संस्कृत व्याकरण आपको देखना है कि प्रथमा विभक्ति कहाँ लगती है, द्वितीय विभक्ति क्या है, व्याकरण का जो भी नियम है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी हो गया, ग्रामम उभयतः मार्ग सन्ति। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक, कालिदास की किस रचना को दूत काव्य कहा माना जाता है? कालिदास की किस रचना को दूत काव्य कहा जाता है? अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम। तो देखिए प्रश्न में ही इसका उत्तर छिपा हुआ है। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, मेघदूतम। मेघदूतम को क्या कहा जाता है? ये दूत काव्य है। इसमें दूत कौन है? वो है मेघ। और हमने संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास नोट्स आप सभी को दिया हुआ है, वीडियोज के रूप में आप जरूर समय निकालकर उसको देखिए, बहुत सारे सवाल वहां से आएंगे। अगला प्रश्न है, गम धातु का विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन में सही रूप है। तो गम धातु का विधिलिंग यानी चाहिए के अर्थ में जो प्रयुक्त होता है, प्रथम पुरुष एक वचन में बताना है। गच्छेत, गच्छेत, गच्छतु, गच्छताम। आप देख रहे हैं गच्छेत गच्छेत दो दिया है, लेकिन थोड़े से अंतर की वजह से इसका उत्तर चेंज हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। तो इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन बी। ठीक है, गच्छेत विधिलिंग में, प्रथम पुरुष एक वचन में, इसलिए गम धातु के जो पांचों लकार हैं और जो रूप है, ठीक है, धातु रूप, उनको जरूर आप ध्यान में रखिए। रूपों को लेकर कैसे हम अच्छे से पढ़ सकते हैं ना, उस सभी पर मैंने वीडियो बनाई हुई है। न जाने मैं अच्छे से प्रचार नहीं कर पाता हूं शायद, तो विद्यार्थी नहीं देख पाते हैं, लेकिन कोई ऐसा पोर्शन नहीं है जो आपके पाठ्यक्रम से संबंधित हमने न बताया हो, पूरा बता दिया हुआ है। आप लोग महीनों से बोल रहे हैं कि सर प्रैक्टिस सेट करवाइए, प्रैक्टिस सेट करवाइए। हम जब कंफर्म हो लिए कि हमने पूरा पढ़ा दिया है, अब समय आ गया है अपने विद्यार्थियों का टेस्ट लेने का, तो हम ले रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज है। अगला प्रश्न है, कालिदास के नाटकों में स्त्रियों तथा निम्न श्रेणी के पात्र किस भाषा में बोलते हैं? संस्कृत, प्राकृत, संस्कृत मिश्रित, प्राकृत, अशुद्ध संस्कृत। तो कालिदास के नाटकों में जो स्त्रियां हैं, आपको याद आ गया होगा अभिज्ञान शाकुंतलम, और जो निम्न श्रेणी के पात्र हैं वो किस भाषा का प्रयोग करते हैं? सही जवाब है इसमें ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी है प्राकृत। जैसे आप देखेंगे जो स्त्रियां हैं वो प्राकृत में बात करती हैं, जो उसमें पुरुष हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, वो संस्कृत में। ये सिर्फ केवल कालिदास के नाटक ही नहीं बल्कि अपने समय के बारे में भी बतलाते हैं। आपको इतिहास में जरूर पता होगा कि जब पहले जमाने में संस्कृत की कोई वर्ण उच्चारण इत्यादि मंत्र को सुन लेता था और वो स्त्री होती थी, निम्न श्रेणी के लोग होते थे, तो उनके कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था। वो प्राकृत का। आजकल आप देखते होंगे, जैसे आप भोजपुरी फिल्म देखेंगे तो जो थोड़ा पढ़ा लिखा रहता है अब वो हिंदी का प्रयोग करता है। कैसे देखिए कै तरह के वर्गीकरण किया गया है। आप जैसे हिंदी फिल्म देखेंगे तो जो पढ़ा लिखा रहता है वो इंग्लिश का प्रयोग करता है। और हमारे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो सॉरी और थैंक यू लेके हमेशा चलते रहते हैं। गलती भी करते हैं, उनको अगर मैं बताता हूँ कि तुम्हारा यहाँ पर गलत है तो बोलेंगे सॉरी सर। हमने कहा सॉरी नहीं, सुधार करना है। ठीक है, तो ये चीज है। आप देख रहे हैं कैटेगरी है, भोजपुरी अगर है तो हिंदी पढ़े लिखे लोग बोलेंगे उसमें, और अगर हिंदी फिल्म है तो इसमें पढ़े लिखे लोग इंग्लिश बोलते हैं, और इंग्लिश है तो और दूसरी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये है वर्गीकरण, पहले से ही भाषाओं के आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है, कौन एलीट वर्ग का है, कौन किस वर्ग का। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत वाक्य कारक प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध है? संस्कृत में कारक प्रयोग, सीता रावणम अकुप्यत, धनम परिश्रमे भवति, मध्यम पुस्तकम देहि, मह्यम
मह्यम पुस्तकम दे राम स्वाग्रजम अतिशेते। तो वाक्य कारक की प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध है वो हमें बताना है। ठीक है, थोड़ा सा ये टेक्निकल है, इसमें कम से कम जो भी संस्कृत व्याकरण के नियम है उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन ए हो रहा है, सीता रावणम कुप्यत। यहां पर क्या होगा, रावणाय। ठीक है, सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना भवभूति की है? उत्तर रामचरितम, कादंबरी, किरातार्जुनीयम, नैषधि चरितम। तो भवभूति की रचना कौन सी है? तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा ऑप्शन ए, उत्तर रामचरितम। और बाकी किसके किसके, ये सब भी आपके दिमाग में आना चाहिए, पूरा आना चाहिए। सर्ग कितने कितने हैं ये सब आना चाहिए, तभी आपको आनंद आएगा, मजा आएगा पढ़ने में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रचनाकार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं? महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको नहीं मिला था? सही जवाब है ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, सबको कुछ न कुछ मिला हुआ है पुरस्कार, उस चीज को ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के अंतर्गत भी 60 प्रश्नों पर आप सभी से चर्चा की, और इस उम्मीद के साथ कि आपका रिवीजन हो, आप जो भी पुराना पढ़े हुए हैं उसको एक बार उसका मूल्यांकन कर सकें। हमने बताया था कि 60 क्वेश्चन में जितने आपके सही होते हैं, ठीक है, उसमें आपका 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। मानकर चलिए कि 120 प्रश्न होते तो आपके इतने सवाल सही होने चाहिए। तो देखिए, कम पढ़िए, ठोस पढ़िए। उम्मीद है कि आज का ये प्रैक्टिस सेट आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।